दिस साइड मनीष फ्रॉम ट्रेडिंग इन्वेंट्स और वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो जहाँ पे हम समझेंगे। एक तो हमने लास्ट वीडियो में समझा अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। अब हम समझेंगे एबनॉर्मल ट्रेंड जिसे बोलते हैं वॉलेटाइल ट्रेंड, जो कि कब आता है, कब आना चाहिए, पता होना चाहिए आपको। उस टाइम पे कोई भी टेक्निकल एनालिसिस या कोई भी फंडामेंटल काम नहीं करेगा। जितनी भी आपकी एनालिसिस होगी सब की सब धरी रह जाएगी जब आपको उस तरह का कोई मूव दिखेगा। इससे इसके बाद जो आता है वो आता है साइडवेज। अब साइडवेज को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि कैसे हमें उसमें अंदाजा लगाना होता है। तो देखिए मैं आपको बता दूंगा, पहले तो थोड़ी सी पिक्चर दिखाता हूँ। अप ट्रेंड में क्या था, हायर हाई और हायर लो लगते थे, हायर हाई और हायर लो लगते थे। डाउन ट्रेंड में क्या था, लोअर हाई और लोअर लो लगते थे। देखिए लोअर हाई फिर लोअर लो। साइडवेज में क्या होता है ना, कंसोलिडेशन बोलते हैं जिसको। स्टॉक हाई भी मारेगा लो भी मारेगा लेकिन उसी जोन के अंदर मारता रहेगा। ठीक है, साइडवेज ट्रेंड शोज द मार्केट इज वेटिंग फॉर अ ट्रिगर फॉर द स्टॉक टू मूव आइदर वे। अब यहाँ पे स्टॉक हो, इंडाइसिस हो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, आपको उससे ध्यान रखना है। लेकिन अगर कोई भी कंसोलिडेशन हो रहा है तो कंसोलिडेशन कब होता है, कोई भी अगर ब्रेकआउट आ रहा है तो ब्रेकआउट कब आएगा और कंसोलिडेशन में कब कन्वर्ट होगा चार्ट, ये भी आपको पता नहीं चाहिए। तो मैं आपको इसको एक डीप डाइव एनालिसिस की तरफ लेके चलता हूँ। आई होप कि मेरी वीडियोस के थ्रू जिसमें हम नेकेड चार्ट एनालिसिस कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट बन रहे हो। अब हम समझेंगे कि मार्केट में जैसे कि हमने समझा लास्ट वीडियो के थ्रू, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम हायर लो और हायर लो। लोअर बैंड से स्टार्ट हुआ था, मिडिल बैंड तक गया, हायर बैंड तक गया। ठीक है, लास्ट हायर लो कंसीडर करते हैं, इसी के अंदर मार्केट देखते हैं कंसीडर करती है अपने आपको ऊपर और नीचे, क्योंकि एकदम से मार्केट में चेंजेस नहीं आएंगे क्योंकि सारे जितने भी बायर्स होते हैं, क्योंकि जो हायर ट्रेंड होता है या बुलिश ट्रेंड बोलते हैं जिसको, उसमें क्या होता है कि सारे बायर्स होते हैं। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या है, जब चार्ट ऊपर की तरफ जा चुका है यहाँ पे, ये आपका हायर बैंड हो गया, ये आपका मिडिल बैंड हो गया, प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग लोअर बैंड। और अगर चार्ट को हम इस तरह से बनाएं तो अब आपको समझ आ रहा होगा। तो चार्ट ने क्या करा, लोअर बैंड से मार्केट ऊपर गई, मिडिल बैंड तक गई, हायर बैंड तक गई। अब लास्ट हायर लो पे मार्केट क्या कहते हैं, स्क्वीज करने लगी है। इस स्क्वीजिंग में क्या होगा चार्ट में, इस स्क्वीजिंग में ये होगा कि चार्ट ऊपर नीचे जाएगी, ऊपर नीचे जाएगी, फेक ब्रेकआउट भी देगी, फेक ब्रेकडाउन भी देगी। लेकिन अगर चार्ट का जब तक चेंज नहीं होता तब तक क्या कहते हैं हम मार्केट में इसी चीज को देखेंगे। जैसे चार्ट में हायर लगना बंद हो जाता है एक मूवमेंट के बाद, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पहले तो रेजिस्टेंस बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे बनेगा फिर सप्लाई, थोड़ा सा टाइम लगेगा। और सप्लाई बनने के बाद क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन वाले फेज में क्या है, मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होने लगता है। तो हमेशा हमें ध्यान क्या रखना है, RSD। RSD का मतलब क्या था, रेजिस्टेंस, सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन। अब इस चीज में क्या है कि हमने दो थ्योरी यहाँ पे इंप्लीमेंट करी है जो मेरी एनालिसिस के अकॉर्डिंग, जिसमें मैं बहुत ही एक्यूरेट तरीके से काम करता हूँ। जिसमें एक हाई ROI वगैरह बनता है। ROI का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी कैपिटल पे। तो मैंने यहाँ पे देखा कि एक ट्रेंड आ चुका है, ट्रेंड के बाद कम से कम मुझे चाहिए कितना, एक ट्रेंड के बाद, और ये ट्रेंड क्या होता है, एक स्विंग होती है। ठीक है, अब इस स्विंग के बाद क्या होता है, मुझे कम से कम चाहिए 30-35 कैंडलों का मूवमेंट। 30-35 कैंडलों का मतलब मूवमेंट क्या होता है कि अगर एक ट्रेंड आ चुका है तो मैं अब उसके बाद काम नहीं करूंगा यहाँ पे, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा जो ट्रेंड था वो नीचे से ऊपर आया था और ऊपर जाके वो स्टक हो चुका है। अब यहाँ पे वेट करूंगा मैं क्या, जैसे हमने नीचे वेट करा था मार्केट का ऊपर जाने का, तो हम वेट करेंगे या तो ऊपर कंटिन्यू करने का या मार्केट में नीचे आने का। तो इसी फेज में क्या होता है, एक स्विंग के बाद क्या करता है मार्केट में, एक फेज के बाद लगेगा आपका क्या, कॉन्सोलिडेशन। उस कॉन्सोलिडेशन में कम से कम 30-40 कैंडलें तो होनी चाहिए। ठीक है, 30-40 कैंडलें हो जाएंगी, जैसे मान लीजिए जितनी भी हो, जितना अच्छा जोन बनता जाएगा उसमें क्या है कि पहले तो एक हाई मार्क कर देंगे हम। अब हाई देखो आप यहाँ से भी मार्क कर सकते हो, ये वाला हॉरिजॉन्टल लाइन से। आप यहाँ पे आपका शॉर्टकट की दिखेगा अगर आप विंडोज में करते हैं। मेरा जैसे मैं यहाँ पे मैक यूज कर रहा हूँ तो उसमें मैक के अंदर शॉर्टकट की दिखा रहा है। नहीं तो हम स्टार कर सकते हैं, स्टार करने के बाद ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। सिंपल सी लैंग्वेज में हम क्या करेंगे, इसको ऐसे मार्क कर लेंगे। अब जो लास्ट हायर लो था हम उसे भी मार्क कर लेंगे। ठीक है, अब चार्ट में मैंने आपको क्या बताया था, चार्ट को हम देखते कैसे हैं, इसे धीरे धीरे मैं दिखाता हूँ आपको। इसमें हमने चार्ट को देखा इस तरीके से, हायर बैंड, मिडिल बैंड, लोअर बैंड। चार्ट ने यहाँ पे दिखाया आपको एक स्क्वीज हो रहा चार्ट। अब चार्ट में दिख रहा है आपको कि वो धीरे धीरे जो प्राइस है ना वो ऊपर नहीं जा रहा। तो हमें पहले तो रेजिस्टेंस मिलना चाहिए, रेजिस्टेंस मिल गया। फिर सप्लाई मिलनी चाहिए, सप्लाई भी मिल गई। डिस्ट्रीब्यूशन वाले फेज में क्या है, जो चार्ट हाई मारा था वो क्या कहते हैं लोअर हाई बनाना स्टार्ट कर देगा। मतलब चार्ट का स्ट्रक्चर धीरे धीरे चेंज हो रहा है।
इसी चीज को हम बोलते हैं क्या, CO, इस चीज को हम बोलते हैं क्या, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, CHOCH, चेंज ऑफ करेक्टर। अब यहाँ पे करेक्टर चेंज हो रहा है। करेक्टर चेंज होने का मतलब क्या है कि मार्केट अब दूसरी करेक्टर की तरफ जा रही है, मतलब डाउन ट्रेंड ट्रेड की तरफ। अब जब डाउन ट्रेंड की तरफ जाएगी तो मार्केट क्या करेगी, नीचे आना स्टार्ट कर देगी। लोअर लो, लोअर हाई, जो चीज़ सपोर्ट थी पहले वही चीज़ रेजिस्टेंस बन जाएगी। लोअर हाई के बाद लोअर लो, और लोअर हाई के बाद लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो। तो देखिए, हमने समझा कि एक डाउन अप ट्रेंड तो गया, अप ट्रेंड के बाद लास्ट हायर लो ये लगा, ठीक है। हमने देखा कि चलो ठीक है, एक स्विंग के बाद क्या कहते हैं मार्केट ने यहाँ पे दिखाया क्या कहते हैं कंसोलिडेशन, जिसमें हाई और लो दोनों लग रहे थे। लेकिन क्योंकि ये हाई लो क्या है ऊपर की तरफ लग रहा था, तो हमें देखने को मिला क्या, कि हमें रेजिस्टेंस देखने को मिला। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, आर रेजिस्टेंस, सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन। हमारे जब भी मार्केट में कोई भी कैरेक्टर चेंज होता है तो उसमें 3 फेजेस होते हैं। कोई भी स्विंग लगने के बाद हमें हमेशा याद करना है कि पहला अगर नीचे से ऊपर कोई स्विंग लगा है तो हमें हमेशा उसमें वेट करना है किस चीज़ का, रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस अगर लग चुका है, अब हम वेट करेंगे क्या, 30-35 कैंडलों का। उसी बीच में क्या कहते हैं मार्केट फाइट करती है। हमें पता है कि यहाँ पे लोग फाइट कर रहे हैं इन डिसीजन है, तो यहाँ पे सप्लाई भी बन गया, मतलब लोग इकट्ठा हो गए, या तो मार्केट को गिरा सकते हैं। यहाँ पे क्या कहते हैं सप्लाई का मतलब क्या है कि यहाँ सप्लाई मिल ही नहीं रही अपसाइड जाने के लिए। वो डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है कि डिस्ट्रीब्यूट हो रहे लोग, तो जब जैसे ही डिस्ट्रीब्यूट होंगे, क्योंकि देखो हाई प्राइस पे कोई भी बाय नहीं करना चाहेगा, क्योंकि अगर प्राइस मतलब जब तक मार्केट में कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है या मार्केट में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसकी कोई रीज़न नहीं है बाय करने का, तो मार्केट में क्या है सब प्राइस यहाँ पे अपना बेच बाच के निकलना स्टार्ट करेंगे। और इसी मूवमेंट में आपको दिखेगा करेक्टर चेंज होता हुआ, और यहाँ पे बनेगा डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे क्या है, लोअर हाई लगना स्टार्ट होगा। तो हमने समझा कि एक स्विंग के बाद हमेशा आती है कॉन्सोलिडेशन। उस कॉन्सोलिडेशन में क्या कहते हैं 3 फेजेस होते हैं, RSD। उसी कॉन्सोलिडेशन फेज में हमें बस ये समझना है कि वो कॉन्सोलिडेशन फेज है कहाँ। यही चीज़ आपकी उल्टी भी हो सकती है। तो जैसे मान लीजिए हमने बुलिश का कॉन्सोलिडेशन देखा, तो और वो भी हायर बैंड पे, तो यहाँ से पॉसिबिलिटी क्या है प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग नीचे आने की। तो हमें क्या चाहिए, एक ट्रेंड के बाद कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन में अगर डिस्ट्रीब्यूशन दिखता है, प्राइस दिखता है टूटता हुआ, तो वो नीचे आएगा, और नीचे आने के बाद वो बेरिश ट्रेंड कन्वर्ट कर देगा। अब हम देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। हमने देखा कि मार्केट ने यहाँ से देखो हाई लगाया, यहाँ पे हाई लगा, यहाँ पे लो लगा। मार्केट ने इसी जोन पे कंसोलिडेशन किया। इस जोन को जैसे ही निकाला, हायर बैंड पे था, ठीक है। यहाँ पे हायर बैंड था, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हायर बैंड था, ठीक। यहाँ से मार्केट ने चेंज किया, और यहाँ पे आने के बाद क्या है मार्केट ने लो लगाने स्टार्ट कर दिया है। अब हमें क्या चाहिए, एक्सटेंडेड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन के बाद जैसे ये लाइन जिसमें 2 डॉट्स होते हैं, जिसमें कनेक्टिंग डॉट्स हमें जोड़ने पड़ते हैं, तो ये इसको बोलते हैं ट्रेंड लाइन एनालिसिस। हमने एक पॉइंट तो लगा दिया यहाँ पे और एक पॉइंट लगा दिया यहाँ पे। अब जब तक मार्केट में प्राइस इस लाइन के बाहर नहीं आता, सिंपल सी बात है, एक एग्जाम्पल के साथ समझा देता हूँ। अगर प्राइस ऊपर चल रहा है, चार्ट ने लो लगाने हाई लगाना बंद कर दिया है, लोअर हाई लगाना स्टार्ट कर दिया है, तो जो एक्सटेंडेड लाइन हमने खींची है, मान लीजिए 15 मिनट 30 मिनट के अंदर, अगर प्राइस इसके बाहर नहीं आता दोबारा से और ऊपर हाई क्रॉस नहीं करता, तब तक के लिए क्या है ट्रेंड चेंज नहीं हुआ। लेकिन अगर प्राइस इसके नीचे कंटिन्यू करा, तो मान लो ट्रेंड क्या है, कन्वर्ट होकर बेरिश ट्रेंड में जा चुका है। और जितना इसमें हेल्दी गैप बनेगा, जितना इसमें हेल्दी गैप बनेगा इस तरह का, उतना एग्रेसिव मूव आएगा, ठीक है। और चार्ट में हम लोअर बैंड तक पहुंच जाएंगे। तो बस ये इस तरीके से है, ये बाकी हम टेक्निकल एनालिसिस के अंदर सीखते रहेंगे इन सभी चीज़ों को। बस आपको क्या समझना है कि चार्ट में जैसे 1 2 3 4 5 6, अब इस वाले पार्ट में आगे आपने यहाँ पे देखा क्या, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को आपने यहाँ पे मार्क कर लिया, हॉरिजॉन्टल वगैरह इतनी जोड़ने की जो चीज़ नहीं है, जैसे हमने देखा। और पिछला भी हमने देखने को मिल रहा है कि रेजिस्टेंस था 1 2 3, दोबारा रेजिस्टेंस फेस करा मार्केट ने, हमने अब क्या लगा दिया यहाँ पे एक्सटेंडेड लाइन, हमने ये भी कनेक्ट करके रखा हुआ है, यहाँ पे लगा दिया। तो देखिए साइडवेज तो था ही यहाँ पे, अगर छोटा सा साइडवेज है, यहाँ पे कितनी कैंडल होंगी। अब ये फुट्टा जो है ना रियल लाइफ में काम आएगा। इस स्विंग के बाद अगर देखिए ये पूरा मूव था, ये पूरा मूव था इस तरह से, ये इस तरह से मूव था, इसमें कुछ कंसोलिडेशन हुआ है। वो कंसोलिडेशन कितना हुआ है वो हमें देखना है, देखते हैं कितना है। फुट्टा लेंगे हम, स्केल मेजरर जैसे बोलते हैं, इसे हमें यहाँ से लेके यहाँ तक देखना है। तो कम से कम कितनी 18 कैंडल है, मुझे चाहिए 30-35 कैंडल है, क्योंकि रेजिस्टेंस पे था प्राइस, नीचे की तरफ आना स्टार्ट कर दिया।
इतनी यहाँ से नीचे आना स्टार्ट किया, अब हम इस पोजीशन को स्विंग लेके जा सकते हैं। अब उसके बाद मार्केट ने अपना क्या कहते हैं हायर बैंड से क्या कहते हैं प्राइस अगर देखें, प्राइस देखिए हायर बैंड से कहाँ तक गया, हायर बैंड से गया प्राइस नीचे। इस वाले पोर्शन में कौन सा पार्ट था, ये था आपका मिडिल बैंड, जहाँ पे मार्केट ने काम करके दिखाया आपको, पूरा मिडिल बैंड तक गया। जबकि जब चार्ट मिडिल बैंड तक आ ही चुका है, तो प्राइस में अगर अच्छे बायर चाहिए मार्केट को, तो चार्ट क्या है नीचे तक जाएगा पूरा लोअर बैंड तक। तो ये लोअर बैंड तक आ गया, ये लोअर बैंड तक आ गया, क्योंकि चार्ट में प्राइस क्या कहते हैं इसके बाहर आने की कोशिश करा लेकिन दोबारा चला गया, क्योंकि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे भी क्या कहते हैं रेजिस्टेंस बन गया। तो हम जो एक्सटेंडेड लाइन यहाँ जुड़ी है, हम उसको यहाँ जोड़ देंगे। अब हमें क्या चाहिए, प्राइस इस लाइन के बाहर आए, पहले तो पहले इस लाइन के बाहर आए। लेट्स सपोज कि चार्ट में ये लास्ट लो लग गया, मार्केट यहाँ से फाइट करके ऊपर जाएगा दोबारा से ट्रेंड लाइन तक, रेजिस्टेंस बनाएगा सपोर्ट बनाएगा, यहाँ से बाहर आएगा। अब लोअर बैंड से क्या है, यहाँ से क्या है प्राइस बाहर की तरफ आएगा और फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा मिडिल बैंड हायर बैंड तक। तो दिस इज हाउ वी डू टेक्निकल एनालिसिस इन टीआईवी। अब आपको मैंने ये जो समझाया ये चीज़ आप देख सकते हैं। जैसे कि आप ये समझिए कि यहाँ पे एक सपोर्ट क्या कहते हैं कंसोलिडेशन बना स्विंग के बाद। अब थोड़ी सी बैक टेस्ट और कर लेते हैं 5 मिनट की। अगर आप देखें तो देखिए यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में एक लो लगा, दोबारा मार्केट उसमें फाइट करी, दोबारा मार्केट नीचे निकल गई। अगर आप देखें ध्यान से तो ये कंसोलिडेशन हुआ मार्केट में, इसे इस तरह से देख सकते हैं कैंडल स्टिक में। अगर मार्केट ऊपर गई और पिछले हाई को नहीं तोड़ पा रही लेकिन पिछला लो भी नहीं तोड़ रही, तो चार्ट क्या है कंसोलिडेशन कर रहा है। चार्ट क्या है कंसोलिडेशन कर रहा है। चार्ट कंसोलिडेशन करने के बाद क्या है, देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है। तो आपको चार्ट कंसोलिडेशन में भी यह आता लगता है कि कंसोलिडेशन आता कब है। मान लीजिए कि चार्ट में एक दिन किसी दिन ट्रेंड आ चुका है आपके सामने, आपने अच्छे खासे पॉइंट वहां पे ग्रैब कर लिए, ये ट्रेंड आ गया नीचे का, ये ऊपर का। तो आपको पता है यहाँ पे आपको 20-30 कैंडलों का वेट करना है। यहाँ पे आपको पता है 20-30 कैंडलों का वेट करना है, तभी जाके इस तरह का मूव दिखेगा आपको, और तभी जाके इस तरह का मूव दिखेगा दोबारा से नीचे की तरफ। सो दिस इज हाउ वी डू अ टेक्निकल एनालिसिस। और जब भी ट्रेंड आपको पता होना चाहिए कि किसी कंसोलिडेशन में अगर आप फंसे जहाँ पे चार्ट में रेजिस्टेंस सपोर्ट बन रहा है लगातार, और चार्ट में पिछला जो ट्रेंड था वो बेरिश था, तो इसमें आपको समझना है कि ये क्या है, जितना अच्छा कंसोलिडेशन होगा उतना अच्छा ब्रेकआउट आएगा। ब्रेकआउट आने के बाद क्या है दोबारा से कंसोलिडेशन होगा। इसमें जब भी कंसोलिडेशन होगा तो मार्केट में आपको ध्यान रखना है कि ये चार्ट फिर से दोबारा टूटेगा और अपने प्राइस से ऊपर तक जा सकता है, शायद वो हाई से हाई लगा दे। सो आपको ये चीज़ समझ के चलनी है अगर आप गोल्ड या क्रिप्टो या किसी में भी काम करते हैं, तो कि कंसोलिडेशन कैसे दिखता है। अब हम दूसरे एनालिसिस की बात करते हैं जिसको बोलते हैं एबनॉर्मल ट्रेंड। अब एबनॉर्मल ट्रेंड क्या होता है, वो सिर्फ और सिर्फ आपका इवेंट के टाइम पे आता है या मार्केट में कोई भी गंदी कोई न्यूज़ आती है तब। एबनॉर्मल ट्रेंड में याद रखना है कि ना ही चार्ट में हाई लगता है, ना ही चार्ट में लो लगता है ढंग से। 1 मिनट में हाई लगेगा, 1 मिनट में लो लगेगा। तो आपको क्या ध्यान देना है कि कभी भी देखिए आप ट्रेडिंग करने आ रहे हैं, ट्रेडिंग में आपको हमेशा याद रखना है कि चार्ट के बीच में और आपके बीच में कोई नहीं होना चाहिए। तो आपको उस केस में समझना है कि चार्ट में अगर कोई इवेंट आ रहा है तो उस टाइम पे आपको कोई भी एनालिसिस काम नहीं करेगा, ना ही आप कितने ही मतलब अच्छे मार्केट में ट्रेडर बन जाए, कोई चीज़ काम नहीं करेगी आपके फेवर में। आपको बस वहाँ पे ये चीज़ समझनी है कि मुझे हमेशा याद रखना है कि इवेंट ना हो। अब इवेंट वगैरह कैसे देखते हैं ये मैं आगे टेक्निकल एनालिसिस में बताऊंगा, या मैं यहाँ पे बता देता हूँ। अगर फॉरेक्स मार्केट वगैरह में ट्रेड करते हैं, फॉरेक्स फैक्ट्री है, आपको फॉरेक्स फैक्ट्री में जाना है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये फिल्ट्रेशन का, आप नॉर्मल वेबसाइट पे भी खोल सकते हैं। यहाँ पे हमें करेंसी सिलेक्ट करनी है सारी, अगर आप करेंसी ट्रेड करें, नहीं तो यूएस डॉलर। ठीक है, अगर आप गोल्ड वगैरह ट्रेड कर रहे हैं, जिस भी करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं आप उसकी करेंसी की खोल सकते हैं। जैसे मैंने मान लीजिए सबको खोल दिया, अप्लाई फिल्टर, यहाँ पे मॉडरेट से लेके हाई वॉलेटिलिटी, तो मैं इसको क्लिक कर दूंगा। अब देखिए मैक्रो फैक्टर मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हमने कवर किया था ग्रोथ, इन्फ्लेशन, इंटरनल सेंट्रल बैंक बॉन्ड्स, इन सब की न्यूज़ आएगी मिसलेनियस। तो हमने अप्लाई कर दिया, आज के दिन पर टेंटेटिव है। तो यहाँ पे क्या है, कौन सी न्यूज़ आ रही है, इम्पैक्ट इतना अच्छा नहीं है, तो टेंटेटिव है, मतलब अभी डिसाइडेड भी नहीं है। अगर आ भी गया तो ठीक है। यहाँ पे प्रीवियस फोरकास्ट ये सब दिखता है। आपको बस याद रखना है कि आपको टाइमिंग पे ध्यान देना है। अगर आपको इवेंट वाले दिन काम भी करना है तो आपको मेक श्योर करना है कि आप इवेंट के 1 से 2 घंटे बाद काम करें। मान लीजिए कि 7:30 बजे आ रहा है तो 9:30 बजे के आसपास काम करिए। उसमें भी सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। या आपको ध्यान रखना है कि आपके पास फॉरेक्स में 3 सेशन होते हैं, आपको उसी में काम करना है। उसमें से ज़्यादातर जो न्यूज़ है वो न्यूयॉर्क के टाइम पे आती है या एज पर डिपेंडिंग ऑन द करेंसी। अगर मैं मोर कर दूं तो देखिए कल के दिन पे क्या न्यूज़ है, देखिए ऑस्ट्रेलियन डॉलर में सीपीआई की न्यूज़ है ऑस्ट्रेलिया के अंदर,
न्यूजीलैंड के अंदर इतना कुछ वो नहीं है। कैनेडियन में देखिए क्या है, अगर इन करेंसीज में काम करते हैं तो आपको फर्क पड़ेगा, लेकिन अगर आप यूएसडी में करते हैं, यूएस डॉलर के अकॉर्डिंग, कल के दिन पे तो फर्क पड़ेगा। क्यों? देखिए कितनी सारी न्यूज़ है, कितनी सारी न्यूज़ है। मैं यहाँ पे फिल्टर करता हूँ पहले तो, सिर्फ और सिर्फ यूएस डॉलर को, और कल के दिन पे देखते हैं। देखिए कल के दिन पे मेरे को 11:30 बजे के आसपास ट्रेड नहीं करनी, मतलब मेरे को पता है कि कल 11:30 बजे मार्केट में मूवमेंट आनी है, तो उसके 1-1.5 घंटे ही पहले ही मूवमेंट आनी स्टार्ट हो जाएगी अब नॉर्मल, जिसमें सपोज समझ ही नहीं आएगा मार्केट कहाँ जा सकती है। तो हमें कोई सट्टा या प्रेडिक्शन नहीं करनी, हमें सिंपल सी बात है। देखिए तो रात का टाइम है इंडियन के अकॉर्डिंग, इंडिया टाइम अकॉर्डिंग, हमें इसमें काम नहीं करना। 30 तारीख को 12 बजे, हमें उस टाइम पे काम नहीं करना, 11-12 बजे के जो भी काम करना है सुबह करना है, और सुबह से पहले या इस इवेंट के बाद। तो आपको हमेशा रखना है कि कंक्लूजन के बाद आप काम करेंगे। तो हमने क्या क्या चीज़ें सीखी कि जो एबनॉर्मल ट्रेंड होगा, ऊपर नीचे जो भी बन सकता है, हमें इवेंट के 2 घंटे पहले और 1 घंटे बाद काम करना है। ठीक है, इवेंट के 2 घंटे पहले से ही, 1 घंटे पहले से ही अपने चार्ट को बंद कर देना। सिंपल सी लैंग्वेज में मैं कहना चाहूँगा कि अगर इवेंट आ रहा है तो इवेंट के कंक्लूजन के बाद ही काम करना, वो भी एटलीस्ट 1.5 घंटे या 2 घंटे के बाद। इवेंट अगर आसपास है आपके टाइमिंग के अकॉर्डिंग, तो आप काम मत करिए। और हमेशा अपना फॉरेक्स फैक्ट्री में जाके, क्योंकि अगर आप फॉरेक्स करें तो इस चीज़ पे ध्यान देना कि कोई इवेंट तो नहीं है कल के दिन पे या आज के दिन पे। फिल्ट्रेशन में जाना है, यूएस करेंसी को खोलना है, और इसमें मॉडरेट में ये सारी इम्पैक्ट देख सकते हैं। तो मैं रेड वाले को प्रेफर करता हूँ, और ये सारी चीज़ न्यूज़ पे आपको ध्यान देनी है। ये सारी जो न्यूज़ होती है बहुत ही ज़्यादा मार्केट में वॉलेटिलिटी क्रिएट करती है, और आपको अवॉइड करना है इन चीज़ों को बस। और ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देना है। थैंक्स।